ये आखिरी रैली थी जहां पहुंचते पहुंचते दिन के उजाले खत्म हो जाने थे। कुछ ही मिनटों के बाद जो बाकी था वो एक धमाके की गूंज थी, एक जूता था जिससे उस शव की पहचान हुई जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री का शव था। ऊपर से ये घटना भी ऐसी थी कि ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं था, सुसाइड बॉम्बिंग। तो समझ में आ गया था कि ये लिट्टे ने किया है या ऐसी संभावना है, या ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। पता है फिर ये सब बातें बाद में आई कि कहीं जूता पड़ा हुआ मिला है, लोटो का जूता था। हाँ लोटो का, करेक्ट। वो ऐसे पढ़ के ही लगता है कि वो कितना हॉन्टिंग रहा होगा कि कोई पैर छूने के लिए झुक रहा है, वो चंदन के खुरचनों की वो जो माला। तो ऐसे ही फीलिंग मुझे हुआ वहाँ खड़े होके, बिकॉज आई हैव टू विजुअलाइज एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। तो वो हिला देता है सर। प्रॉब्लम ये था कि वो साइट पूरा कंटेमिनेट हो चुका था। ब्लास्ट के बाद सारे रिपोर्टर्स आ गए, सारे वर्कर्स आ गए, चीज़ों को उठाने लगे। इट वॉज एब्सोल्यूट केओस, नाइटमेयर फॉर फॉरेंसिक एक्सपर्ट। ब्लास्ट जब होता होगा सर, तो जो आपका दिमाग है, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी अच्छी तरह से काम ले सकते हैं। यू नो द फर्स्ट रिएक्शन वुड बी टू गो एंड। आई एग्री, बट उस टाइम पे उनका कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस था नहीं कि असैसिनेशन या ब्लास्ट ऐसा हो सके। एंड सिक्योरिटी वहां पे बहुत अच्छी नहीं थी। इसका जो ड्रेस रिहर्सल हुआ था वो विश्वनाथ प्रताप सिंह पे हुआ था कि सब कुछ डिट्टो वैसा है, बस बटन नहीं दबाई। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसने बटन दबाने का एक्शन भी किया। कुछ एक जगह मैंने देखा मीडिया पे लोगों ने लिखा कि बताइए साहब, एक तमिल कैरेक्टर है तो तमिल एक्टर को क्यों नहीं कास्ट किया गया। मैं एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो गया था कि आई वाज नॉट गेटिंग कार्तिकेयन। तो 3-4 एक्टर्स को मैंने कंसिडर किया और फिर गुड एक्टर एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम ये गुड एक्टर पे आके रुक जाता था। सो बाकी सब आई गॉट राइट, थोड़ा मिथ के साथ आई गॉट रॉन्ग। डू यू हैव फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री? वेरी फ्यू। मेरे भी दोस्त तो कम ही हैं सर, बाकी जान पहचान है। ये चुनाव लड़ जाए अंधेरी से। बड़े ही कमाल के इंसान और एक्टर रहे हैं, वो हमारे बीच में नहीं है अभी, इरफान भाई। ठीक है, वो मैं उनसे बड़ी फ्लीटिंगली मिला था एक दिन एक किसी हाउस पार्टी में, और मैं बड़ा ऐसे बच्चे की तरह उनके पास गया, सर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका ये वो। तो वो अपने किसी धुन में थे कि एक्टर हो क्या? मैं कहा हाँ सर, लगे रहो। तो ये सब कुछ बेहद उबाऊ और रोज़मर्रा के किस्म जैसा था। गर्मी अपने पीक पर थी, एक बार फिर से हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी हटाने की। कोई गरीबी हटाने की बात कह रहा था, कोई भ्रष्टाचार, कोई अस्थिर सरकार तो कोई और। पर सब जानते थे कि हटना कुछ चेहरों को है, आना कुछ चेहरों को है। इस बोझिल हिंदुस्तानी गर्मी के बीच तमाम नेता थे जो हिंदुस्तान की सरजमी को कभी ज़मीन तो कभी आसमान के रास्ते नापने की कोशिश कर रहे थे। मकसद था कि उनका राजनीतिक पैगाम वोटर तक पहुंचे। ऐसे ही एक राजनेता थे हिंदुस्तान के उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। उनके लिए ये दिन लंबा था। दिल्ली में मीटिंग करना, उसके बाद उड़ीसा समेत तमाम सुदूर इलाकों में चुनावी रैलियां करना, और आखिरी में खुद ही प्लेन उड़ाकर आंध्रा से होते हुए तमिलनाडु तक पहुंचना। तमिलनाडु में चेन्नई से कुछ घंटे की दूरी पर श्रीपेरम्बदूर में ये आखिरी रैली थी जहां पहुंचते पहुंचते दिन के उजाले खत्म हो जाने थे और रात गहरी होनी थी। वो अपनी एम्बेसडर कार से बढ़ रहे थे चुनावी रैली की तरफ। साथ में एक पत्रकार थी और बात हो रही थी कि क्या चुनावी संभावनाएं हो सकती हैं। कुछ दौर के चुनाव बीत चुके थे, कुछ बाकी थे, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद जो बाकी था वो एक धमाके की गूंज थी, एक जूता था जिससे उस शव की पहचान हुई जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री का शव था। स्तब्ध कुछ लोग थे और थी एक लंबी जांच पड़ताल की आखिरकार किसने किया। दिल्ली तक बेचैनी का आलम था क्योंकि कुछ ही बरस पहले देश की उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही आवास पर उनके अंगरक्षकों ने मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। तो शक किस तरफ जाए? जम्मू कश्मीर की तरफ जहां पर चरमपंथ फिर से पीक पर था, पंजाब की तरफ जहां पर
आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ जहां कुछ एक इलाकों में शांति आ गई थी और कुछ में अभी भी हिंसा की आमद थी, या फिर दक्षिण की तरफ जहां पर राजीव गांधी ने पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी श्रीलंका में, श्रीलंकाई हुक्मरानों के वायदे में आकर और प्रभाकरन से और लिट्टे से कहा था कि अब आपको शांति का रास्ता चुनना होगा। पर यह आवाज़ जाफना तक मुकम्मल ढंग से पहुंची नहीं थी और बदले में वो हुआ जो अब तक हिंदुस्तान की सबसे भयावह राजनीतिक हत्याओं में गिना जाता है। लेकिन 21 मई 1991 की उस रात के बाद क्या हुआ, वो रात जिसे उत्तर भारत एक भयानक आंधी और राजीव गांधी की हत्या के लिए याद रखता है। इसी जांच पड़ताल पर, जिसमें एक SIT बनी, केंद्रीय एजेंसियां लगी, राज्य की पुलिस लगी, एक नई सीरीज आई है जो सोनी लिव पर 4 जुलाई से ब्रॉडकास्ट हो रही है। इसका शीर्षक है द हंट। इसे अनिरुद्ध मित्रा की किताब पर आधारित बताया जा रहा है और इसे बहुत कमाल के और नसीरुद्दीन शाह के शब्दों में कहें तो शेक्सपियरियन अंदाज के केमिकल इंजीनियर बाय ट्रेनिंग ऐसे राइटर और डायरेक्टर नागेश कुकनूर ने बनाया है। और इसमें हमारे कानपुर के बेहद हैरतंगेज किस्म के और अपने अच्छे अभिनय से, बाकी सब इनकी प्रतिभाओं को आज किनारे रख दें, हम सब कुछ अमितकृत करने वाले अमित सयाल इसमें लीड रोल में हैं। और आज सिनेमा अड्डा में हम इन दोनों से विस्तार में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुम ऑलमोस्ट डर गए कि मैं और क्या बोल दूंगा। नहीं, मैं डरा नहीं सर। मैं आप कुछ भी बोल सकते हैं, सब मैं जानता हूँ ये बात। आप बोल दीजिए सर। बहरहाल ठीक रहा, हम लोग अभी मुस्कुरा लिए क्योंकि ये विषय बहुत सीरियस है। करेक्ट। द हंट का ख्याल कैसे आया आपको? अनिरुद्ध ने आपको अप्रोच किया या किताब आप तक पहुंची एंड यू थॉट दैट द आइडिया इज वेरी ग्रिपिंग? एक्चुअली समीर नायर जो अपलॉज के हेड हैं, जी जी, ये आइडिया उनके पास पहुंचा था। अनिरुद्ध मित्रा ने उनको ये कॉन्सेप्ट पिच की थी। ओके। तो एक लूज वन लाइनर थी, थोड़े आइडियाज़ थे, तो समीर ने कहा कि इसको अगर अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं तो इसको एक किताब में आप जस्ट प्रेजेंट इट लाइक दैट। तो उन्होंने ये किताब 90 डेज लिखी एंड उसके बाद समीर नायर पिच्ड इट टू मी। तो मैंने इमीडिएटली ना कर दी। तो उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल, एक बार इससे पढ़ के देखो, ये एक ट्रू क्राइम थ्रिलर की तरह है, ऑलमोस्ट अ पुलिस प्रोसीजरल। सो आई रेड द बुक और फिर मुझे ये आइडिया है कि आई कैन मेक समथिंग, क्योंकि जो 90 दिन असैसिनेशन के बाद एक्चुअली जिस तरह से वो अनफोल्ड हुए, इट रियली इज़ लाइक अ ट्रू क्राइम थ्रिलर। तो फिर आई वॉज एक्साइटेड एंड आई सेड यस। सो द सीरीज इज सोली बेस्ड ऑन अनिरुद्ध मित्रा's बुक, या आपने उस समय की जो और रिपोर्टिंग हुई थी अलग अलग मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, और किताबें भी लिखी गई, पुलिस ऑफिशियल्स ने किताबें लिखी हैं, जर्नलिस्ट ने और लिखी हैं, उनका भी कुछ रेफरेंस लिया गया? रिसर्च के तौर पे मैंने सारे किताबें पढ़ी और वो आर्टिकल्स जो थे आई रेड इट। पर जिस तरह से अनिरुद्ध मित्रा उस टाइम इंडिया टुडे के रिपोर्टर Yes. थे, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग, मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चलना था, क्योंकि इतने डिफरिंग अकाउंट्स थे कि रादर देन क्रिएट अ मेस कि इनका भी लो उनका भी लो, आई हैड टू बेस एवरीथिंग ऑन हिज बुक, ताकि एक पॉइंट ऑफ व्यू पे चलें। एंड लाइक एवरी हिस्टोरिकल फैक्ट, थोड़ी बहुत तो इंटरप्रिटेशन के लिए इट्स ओपन सॉन्ग। तो द हंट में पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? SIT है DR कार्तिकेयन का, नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? वेल, SIT के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। वहाँ पे 2-3 इम्पोर्टेंट लोग हैं, DR कार्तिकेयन, अमोद कांत और अमित वर्मा। तो लार्जली जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, आई डेल्ट विद दीज 3 पीपल लार्जली। और इस साइड पे ऑब्वियसली जब मैं कैमरा लगाया तो आई हैड टू डील विद द LTT पीपल देयर। और LTT में क्या हमने
प्रभाकरण और जो ब्लैक टाइगर्स जो उनका आत्मघाती दस्ता है उन सबको दिखाया, या ज़्यादा फोकस हमारा जो मेन मास्टरमाइंड था शिवरासन, फिर जो बॉम्बर थी धनु, जो एक सब्स्टिट्यूट बॉम्बर थी दिल्ली में जो सोनिया के फर्जी नाम से रह रही थी, अत्रे? हाँ अत्रे, तो उस स्क्वाड पे ज़्यादा दिखाया है? बिल्कुल। जैसे मैंने कहा, मुझे सिर्फ ये इन्वेस्टिगेशन के साथ रहना था, पर एक दो सीन्स प्रभाकरण को लेकर के डिपिक्ट किया मैं, सिर्फ बताने की ये प्लान का ओरिजिन कहाँ पे था। पर उससे ज़्यादा श्रीलंकन पॉलिटिक्स, एलटीटी पॉलिटिक्स और इवन द एसआईटी पॉलिटिक्स, द नेशनल पॉलिटिक्स जो इनके साइड पे था, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं किया। ओके, तो अमित ने ये जो कार्तिकेयन वाला रोल प्ले किया है, कुछ एक जगह मैंने देखा मीडिया पे लोगों ने लिखा कि बताइए साहब एक तमिल कैरेक्टर है तो तमिल एक्टर को क्यों नहीं कास्ट किया गया? मतलब हमारा एक्टर भी अच्छा है, पर ये सवाल आपसे भी पूछा गया होगा। या तो बिगेस्ट प्रॉब्लम ये शो के साथ ऑब्वियसली कास्टिंग था, क्योंकि नंबर वन ये किसी भी एक्टर को अगर मैं कास्ट करूं तो वो कम से कम वो ओरिजिनल कैरेक्टर की तरह दिखे। सेकंड, गुड एक्टर। दीज आर टू लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग्स। तो अमित's recommendation actually came to me again from Samir. मैं एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो गया था कि आई वॉज नॉट गेटिंग कार्तिकेयन, क्योंकि कार्तिकेयन की तरह भी दिखना था एक्टर को। तो 3-4 एक्टर्स को मैंने कंसिडर किया और फिर गुड एक्टर एग्जैक्टली। तो प्रॉब्लम ये गुड एक्टर पे आके रुक जाता था, और इसलिए सिर्फ कार्तिकेयन के रोल के साथ मैंने ये आई टुक दिस लिबर्टी। आई सेड आई एम गोइंग टू वर्क विद अ गुड एक्टर जो कार्तिकेयन की तरह दिखे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ही इज़ फ्रॉम कानपुर, तो a little far from Chennai. Little, exactly. But I said I would rather get a great performance. मैं बाद में डील करूँगा ये सवालों के साथ. But अमित वर्मा, I made sure I got it right. साहिल वेद, और क्विकली मैं उसके बारे में बता दूं, क्योंकि ओरिजिनल अमित वर्मा दिल्ली के थे, पर आईपीएस काडर तमिलनाडु के थे, वो तमिल भी बोलते थे। तो प्योरली किस्मत, साहिल कास्टिंग में जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स थे, दे पुट साहिल इन फ्रंट ऑफ मी। आई कुड नॉट बिलीव इट। प्रॉपर पंजाबी है साहिल, और बड़ा हुआ सेलम तमिलनाडु में। वाओ। So there was no prep. His Tamil is so good. So बाकी सब I got right. थोड़ा अमित के साथ I got wrong. But जैसे मैंने कहा, I'd rather go with a good actor than worry about such things. क्या कर सकते हैं? अब हूँ गुड एक्टर तो क्या कर सकता। बताइए भाई, गुड एक्टर अमित सियाल जी सर। हम रोल पे और बाकी सब पर आएंगे। ये भाषा को लेकर किस तरह का दबाव था और कैसे आपने तैयारी की कि एक तमिल स्पीकिंग कैरेक्टर लगे? सर थोड़ा बहुत जो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। जब मुझे लिया गया इसको करने के लिए रोल को, तो एक तो समय बहुत कम था। मतलब मुझे मेरे चुनाव से लेके फ्लोर तक जाने में समय बहुत कम। तो वो जितना भी स्टोरी का और केस का जो बैकग्राउंड था, वो एक तो बुक पे आधारित था, और प्लस नागेश भाई कर रहे थे, तो वो मैंने उस तरफ ज़्यादा गौर ही नहीं फरमाया। और वो एक्चुअली मतलब ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि सब कुछ मेटिकुलसली लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर, सब डिटेलिंग है, सब कुछ है। तो मैं थोड़ा इनकी तरफ ज़्यादा झुकाव किया, DR कार्तिकेयन साहब की तरफ। तो काफ़ी सारा अवेलेबल है ऑनलाइन, उनके ऊपर आर्टिकल्स हैं। फिर एक पर्टिकुलर एक इंटरव्यू मिला जिसके अंदर कि वो जो भी उन्होंने अपने कार्डर में जहाँ जहाँ भी सर्विसेज दी हैं, क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। तो एक तरीके का उनका एक डिमीनर कैसा है, फिजिकलिटी कैसी, बात कैसे करते हैं, दिखते कैसे हैं, ड्रेसअप कैसे होते हैं, उसकी काफ़ी हेल्प मिली मुझे। मुझे एक्चुअली याद है, वो बाद में आपने मुझे बताया कि वो हिंदी भी फर्स्ट क्लास बोलते थे। वो
मुझे हमेशा ऐसा लगा कि यार ये तो या तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं या तमिल में बात कर रहे हैं, तो अभी तमिल तो मैं सीख नहीं सकता। आई थिंक सर 1 आध महीने ही होगा, नहीं उससे कम, उससे भी कम था। उससे भी कम। मैं कहा तो वो वाली एक्टिंग तो बिल्कुल करना भी मत कि तुम मतलब तमिल सीखने लग जाओ। और प्लस हमारे सिनेमा में जो साउथ इंडियन एक्सेंट किया जाता है हिंदी में भी, तो मतलब सबको ही पता है कि कैसा होता है वो कैरिकेचरिश। हाँ, तो वो वहाँ जाना मतलब पूरे शो का नाश करना बेसिकली। और एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि रियल लाइफ इंसिडेंट है, इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, पॉलिटिकल हिस्ट्री बदल दी इसने देश की, उसकी तरफ तवज्जो होना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना। अब वो दैट वाज इनफ वेट ऑन माई शोल्डर ऑलरेडी। फिर अब ये तमिलियन हैं और इनको कैसे करूँ मैं यार। तो मुझे ये अब हिंदी में शो बना रहे हैं, बोलना भी 90% 95% हिंदी है। करेक्ट। तो पहले दिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इन्होंने कहा कि आप अपने हिंदी में ही शो बना रहे हैं, आप नॉर्थ इंडियन एक्सेंट जो भी आपका हिंदी का है वो करो। हम लोग ने आई थिंक पहले दिन शूट किया, मुझे अच्छा ही नहीं लगा कुछ अंदर से। कहा ये ना, तो फिर तो मैंने कुछ तैयारी नहीं करी इसकी। और मैं गया, मैंने कहा सर कुछ अपने भी 2-3 साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं, उनका हिंदी का ट्वैंग जो है वो मुझे समझ में आता है। तैयारी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। एक कुछ तो होना चाहिए जब वो हिंदी बोलें उसमें। तो वो आई थिंक वो सबकॉन्शियस में था दिमाग के। मैंने ट्राई किया और ऐसे ट्राई किया कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कैरिकेचर की तरफ नहीं जाना चाहिए। आई थिंक वो हो ही गया वो मैजिकली। एंड जैसे अमित बता रहे हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमेशा जिसका अभी मेंशन हुआ कि जब भी साउथ इंडियंस को हिंदी सिनेमा में दिखाया जाता था, पास की बात कर रहे हैं, तो द एक्सेंट इज़ ऑलवेज एग्जैजरेटेड। वो सही गलत हम उसके बारे में बात करें भी तो देयर इज़ नो वैल्यू, बट द डिपिक्शन वाज ऑलवेज ओवर द टॉप। तो उसके लिए मैंने अमित से कहा कि इट्स ओके कि अगर आप अपनी हिंदी बोल लें, क्योंकि अगर ये एक्सेंट हमारा गलत होता है तो द होल शो ड्रॉप्स। क्योंकि कार्तिकेयन, रियल कार्तिकेयन को अगर आप देखें तो द वे द मैन कैरीज हिमसेल्फ इज अ डूड। और एक बार वो बोलने लगे और वो गंदा वाला मद्रासी हिंदी जो बोला जाता था फिल्मों में, अगर वो एक्सेंट हम ले आए एंड यू डिस्ट्रॉय द मैन, एंड आई वाज नॉट गोइंग टू डू दैट। तो प्लीज। तो आई थिंक इट वर्कड द ट्वैंग दैट आई यूज्ड। और बाकी सर विद प्रोग्रेशन हुआ, जो भी तैयारी हुई, जो भी जैसा भी किया गया विद प्रोग्रेशन हुआ। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, एक बार पढ़ी बस, फिर मैं उसको भूल गया। मैंने कहा दिस इज़ एन इन्वेस्टिगेशन, लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स कीप इट लाइफ लाइक। आई हैव a lot of good people who will guide me through the investigation, like the investigation they must have been doing, तो वो फिर फ्लो में होता गया, वो अपने आप ही होता गया। इंटरेस्टिंग। पूरी ये सीरीज़ की लिखाई के दौरान है ना, कहीं पे आपको ऐसा लगा कि, और कुछ क्रिटिक्स ने इसको हाईलाइट भी किया है कि ये कैरेक्टर बहुत ब्लैक एंड वाइट में जा रहा है, जबकि ज़्यादातर हम सब लोग ग्रे शेड में होते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो हमारे जो सिनेमा एडिटर है उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि इस पूरी सीरीज़ में ऐसा नहीं है कि अच्छा ये तो विलेन है तो ऐसा होगा, बहुत ही विजुअली भी विलेन होगा या हरकतों में, ऐसा नहीं। सब है, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट हैं और सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी, और उसी अप्रोच से वो एक्ट कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का एक्ट हो, चाहे वो असैसिनेशन का एक्ट हो। लिखते समय क्या प्रोसेस था इसको? प्रॉब्ली से कि इससे चैलेंजिंग काम मैंने कभी किया ही नहीं, क्योंकि एक तो ये ट्रू लाइफ इंसिडेंट है, ये लिविंग कैरेक्टर्स हैं, रीजनेबल मेंबर्स ऑफ द SIT। तो प्रॉब्लम ये था कि अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चलें तो इट फील्स कि आप दूसरे साइड की ओर फिंगर पॉइंट कर रहे हो। तो द बैलेंसिंग एक्ट जो हम कहते हैं वाज द मोस्ट क्रिटिकल। ऑल्सो जब भी आप रियल लाइफ इंसिडेंट्स को ड्रामेटाइज करते हो तो व्हेन यू रीच द स्क्रीन प्ले पॉइंट, आपको ब्रॉड स्ट्रोक्स में पता है कि अच्छा
रैंडम एग्जांपल, इन दोनों के बीच में बात हुई और फिर वो मीटिंग का नतीजा ये था। पर टू गेट फ्रॉम ए टू बी, जब आप एक्चुअली सीन लिख रहे हो एंड यू आर पुटिंग वर्ड्स इन पीपल्स माउथ, देयर इज दिस कांस्टेंट प्रेशर कि वुड दे से समथिंग और वुड दे हैव सेड समथिंग लाइक दिस। क्योंकि अगर कार्तिकेयन की बात करें तो एवरी वर्ड यू आर थिंकिंग कि वुड द रियल कार्तिकेयन हैव सेड दिस। तो ये प्रेशर तो इमेंस था, पर वंस यू स्टार्ट ड्रामेटाइजिंग यू ड्रामेटाइज। तो आई थिंक जितनी हो सके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, बट दे विल बी स्लिप अप्स, नथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑब्वियसली कैमरा लगती है दोनों साइड्स पे। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि दोनों साइड्स जितनी भी ह्यूमैनिटी, जितनी भी डिग्निटी, सेंसिटिविटी से मैं हैंडल करूं, आई डिड इट। अब बाकी बस दिस इज नेवर एवर गोइंग टू बी अ परफेक्ट पॉइंट। सो एक चीज़ हम लोग और देख रहे थे, और आप दोनों ही इस पर प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, कलर स्कीम की। जब हम देखते हैं शो तो हमको लगता है कि ये जांच करने वाले निहायत ही बोरिंग किस्म के धूसर से सफारी सूट पहने हुए लोग हैं, और इनके जीवन में कोई रंग है कि नहीं। जबकि जब लिट्टे और वो सारे लोग दिखते हैं तो वहाँ पे कुछ कुछ कलर दिखते हैं, जो एनी विच वे तमिलनाडु और डाउन साउथ यू सी दोज कलर्स। करेक्ट। सो इट वाज अ वेरी कॉन्शियस चॉइस। एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर आप उस टाइम के फोटोग्राफ्स, एंड दिस वाज माय गाइडिंग सॉर्ट ऑफ लाइट, आप उस टाइम के फोटोग्राफ्स को देखें तो द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स यू इज ये इंडिया के सबसे बड़ा मैनहंट था और ये एसआईटी के लोग थे। तो ऑब्वियसली ये हॉलीवुड या बॉलीवुड के सिनेमा विजन होते हैं कि लोग हाई स्पीड में चल रहे हैं। एक हाई स्पीड शॉट है शो में, अमित और उसके टीम का, नहीं वो एपिसोड 5 में आता है, एपिसोड 5 या तो यू रियलाइज कि ये सारे लोग एक वाइट वॉल के अगेंस्ट खड़े हैं। 90% ऑफ दिस पिक्चर्स ऐसे वाइट शर्ट, म्यूटेड कलर्स, सफारी सूट, ये दिस वाज माय गाइड। ये पहले 2-3 पिक्चर्स जो मैंने देखी ये असैसिनेशन को लेकर के, द बिगेस्ट मैन हंट वॉज बीइंग ड्रिवन बाय दीज पीपल, जिनको अगर आप कॉरिडोर में पास करें तो यू वोंट गिव देम अ सेकेंड ग्लांस, आप मुड़ के भी नहीं देखेंगे। एंड दैट वॉज द एक्साइटिंग पार्ट कि एक अब ये रूम की फ्लेवर देखिए, इतना कुछ हो रहा है। इनके जो रूम्स थे, इन्वेस्टिगेशन रूम्स, नथिंग, विंडो, डेस्क, 4 chairs, that's it. Largest manhunt in India. And that was a very interesting point. You remember you telling me that so he would give regularly some deep-seated, deep-rooted information about the people involved. तो वो जिस जगह में गए थे हम, मलागाय, राइट, मलागाय, तो जो इनको जगह दी गई थी जहाँ पे इन्होंने ऑफिस सेटअप किया था, दैट प्लेस वाज सपोजिटली जिंक्स्ड, कि वहाँ पे जो भी कुछ हुआ है वो सब बंद पड़ता है, कभी पूरा ही नहीं हुआ। तो बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट था वो। या तो द प्रोडक्शन डिज़ाइन, द आर्ट डायरेक्शन, उनका नंबर 1 ये रिक्वायरमेंट था कि डोंट गिव मी कलर्स, जो नॉर्मली होते हैं कि इसको ब्रेक करते हैं, यू नो, सब म्यूटेड, and even the characters should sort of blend into the background. Even the light should not separate them. क्योंकि अगर I'm repeating it, अगर आप वो photos को देखें तो you'll realize quote unquote non-impressive they looked. These were brilliant people running the biggest investigation. ये शो साइन करने से पहले कभी आपने इस असैसिनेशन के बारे में कुछ पढ़ा था? बिल्कुल सर। कहाँ थे आप 21 मई 1991 में? कानपुर में था, 16 साल की उम्र थी, सब कुछ आता पता था दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है। मतलब ऑब्वियसली लड़के थे, छड़े थे, तो इतना शीलिंग हाउस, हाँ शीलिंग हाउस स्कूल कानपुर। तो एक तो इंदिरा जी का हुआ था 84 में, उस टाइम 84 से 91 कितने, तब तो दंगे भी बहुत भयंकर दंगे हुए थे।
तब भी 11 साल का रहूँगा, 10 साल का रहूँगा, तो अकल आ जाती है इतने में कि कुछ हुआ है। मुझे इंदिरा जी का याद है कि हम लोग अपने जूनियर विंग में थे और सडनली टीचर्स भागते हुए, और मैं इनफैक्ट किसी प्ले की रीडिंग कर रहा था एनुअल डे के लिए, और टीचर्स भागते हुए उन्होंने कहा कि ओके ओके गो 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 होम, क्योंकि सब कर्फ्यू वर्फ्यू डिक्लेरेशन चालू हो गया था, ये सब हो गया था, वो सब बाहर शोर वोर मचना चालू हो गया था। यहाँ तक जब आया मैं 16 साल की उम्र थी, यहाँ तो 100% पता था कि अरे ये क्या हो गया यार। ऊपर से ये घटना भी ऐसी थी कि ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं था, सुसाइड बॉम्बिंग। मतलब कामाकाजी पायलट सुने थे वर्ल्ड वॉर में, ये सब सुना था, सुसाइड बॉम्बिंग। और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग एलटीटी पायनियर्ड इट, They were the first. दे वर द फर्स्ट वन, राइट। और तो समझ में आ गया था कि यार ये अच्छा, ये लिट्टे ने किया है या ऐसी संभावना है, या ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये हो गया है ना। उनके शरीर का पता है ना कुछ पता है। फिर ये सब बातें बाद में आई कि कहीं जूता पड़ा हुआ मिला है, लोटो का जूता था शायद। हाँ लोटो का, करेक्ट, सफ़ेद रंग का। Absolutely. और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही थी वैसे वैसे हम सबको भी पता चल रही थी क्या है। बट देन ऑब्वियसली फिर वो इन्वेस्टिगेशन में चला गया, यू लूज इंटरेस्ट। बट एज माई अफिलिएशन विद हिस्ट्री, लर्निंग हिस्ट्री अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है स्कूल के बजाय। जब आप वो अपने सिलेबस की तरह पढ़ाते थे, अब जब अपने आप खोजने लगते हो चीज़ें, तो फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम पता चलने लग गया, अच्छा ये था वो था वो था। बट इतना डिटेल्ड नहीं पता था जितना अभी पता चला, और पर लेकिन काफ़ी ठीक ठाक हद तक पता था सब कुछ, ऑलमोस्ट निटी ग्रिटीज नहीं पता था। must have been in US back at that time? Exact opposite, yeah. I just started my first job. तो मैं डैलस में था, टेक्सास, और उस टाइम पे बस वर्ल्ड न्यूज़ की अगर हम एक अपडेट मिलता था तो हर संडे को मैं न्यूयॉर्क टाइम्स खरीदता था। दैट वाज व्हेन इंटरनेशनल सेक्शन में आई वुड गेट अ गुड आइडिया। ऑब्वियसली मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो न्यूज़ किस तरह से मुझ तक पहुंचा। आई रिमेंबर द शॉक, पर आई डिडंट रीड इट इन द पेपर, समवन टोल्ड मी एट वर्क। मोस्ट ऑफ अस रिमेंबर कि वो लगभग कैसे पहुंची। मैं 8 साल का था और मैं अपने गांव में था, बुंदेलखंड में। वाओ। तो हमारे घर के पीछे एक भाई साहब रहते थे, उनका नाम था पप्पू द्विवेदी। तो वो सुबह सुबह आए, तो हम लोग घर के दरवाजे बैठे थे, हम चाचा और कई लोग, और उन्होंने संस्कृत में समाचार सुने। तो आकाशवाणी पे सुबह 5-6 बजे संस्कृत में समाचार आते थे। तो उन्होंने ऐसे गानों के लिए लगा रखा होगा, सुबह उठे होंगे, और मई का महीना है, तब आपका खेत वेत का सब काम निपट जाता है, शादी ब्याह सब चल रहे होते हैं। और वो ऐसे वहाँ से दौड़ते हुए आए, और गांव देहात में राजीव गांधी नहीं बोला जाता था, राजू गांधी बोला जाता था। राजू, हाँ। और ऐसी कहानियाँ चलती थी, अरे वो तो बहुत उजले दिखते हैं। फिर एक भाई साहब बोलते, अरे वो रोटी वोटी नहीं खाते हैं, वो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। और उनकी ऐसी सुरक्षा, रैली वैली में एक आध बार आए होंगे तो लोगों ने देखा होगा पास से। तो वो अब गांव वाले कैसे उस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि वो बहुत गोरे हैं, बहुत उजले हैं। तो उन्होंने कहा ये रोटी नहीं खाते होंगे। हाँ, कि वो सिर्फ फ्रूट्स खाते होंगे। और वो फिर उस दिन सुबह सुबह आए और उन्होंने कहा कि, और चुनाव प्रचार तब चल रहा था, और उत्तर प्रदेश में इफ़ आई रिमेंबर तो विधानसभा के भी चुनाव साथ में चल रहे थे, तो लोकसभा एंड विधानसभा। तो उन्होंने आए और बताया कि अरे चाचा राजीव गांधी को मार दो, स्थानीय भाषा में बोले, बुंदेली में। सो वी ऑलवेज शॉक। मैं तो छोटा था, पर फिर वो रेडियो लगाएगा कि अब हिंदी में आएगा तो कंफर्म होगा, एंड देन। हाँ एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं यार। वो हम लोग भूल जाते हैं ना सर आज की टाइम में कि वो टाइम्स क्या थे, वो न्यूज़पेपर या फिर रेडियो। अभी की तरह थोड़ी ना खट से कुछ खोला और फटाक से कुछ मिल गया और पढ़ लिया, और ये बहुत स्लो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ करता था उस टाइम पे। और आपको एक्चुअली एग्जैक्ट न्यूज़ आवर पे टीवी के पास पहुंचना था कि ओ आई गेट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम दिस, एंड दैट्स व्हाट आई रिमेंबर लेटर, कि सुनने के बाद शाम के टाइम पे आई मेड श्योर आई गॉट ऑन टू द टीवी टू लिसन टू द लेटेस्ट न्यूज़। आई रिमेंबर इंडिया टुडे मैगजीन का कवर था शायद, जिसमें वो जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, हाँ। और
जीके मूपनार शायद एक कांग्रेस के नेता थे, तो उनकी ऐसे वो जैसे तमिल स्टाइल में वेष्टी बांधते हैं वो, राइट। और क्योंकि जब बाद में आप बुक्स पढ़ते हो तो वो स्टेज पे थे और जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे, बिकॉज राजीव वॉज अप्रोचिंग द स्टेज। करेक्ट। और उसके पहले वो इन लोगों से मिलने लगे थे। तो वो ऐसे पढ़ के ही लगता है कि वो कितना हॉन्टिंग रहा होगा कि कोई पैर छूने के लिए झुक रहा है, वो चंदन के खुरचनों की वो जो माला। बिल्कुल सर, इस पे एक बताऊंगा मैं एक्चुअली क्या हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर शूटिंग। या मैंने आपसे शायद 1-2 बार पूछा भी कि और कुछ नहीं करना है क्या, मतलब एक्टिंग के तौर पे, कि बस हम लोग बैठ के बातें करते रहते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो यू हैड टू चेक अस अ कपल ऑफ टाइम्स कि बस ऐसे ही करना है, बैठ के बातें ही करनी है, ज़्यादा इधर उधर कुछ करना ही नहीं। तो उन्हीं सब के उसमें फिर हम लोग गए, जो पूरा प्रोडक्शन डिज़ाइन था ब्लास्ट साइट का, तो वहाँ पे एक सीन है शो में, वहाँ पे मैं हूँ और मैं पूछ रहा हूँ भाई कहाँ से आए थे, किस तरफ गए, ये है वो है, जैसा आपने भी एक्सप्लेन किया कि वो ट्रैवल कर रहे थे स्टेज तक और फिर ये सब हुआ। तो एक इतना बड़ा कुछ तो ब्लड स्पॉट था, पैच था, आपने जैसे एक्सप्लेन की ना, उस वैसे ही फीलिंग मुझे हुआ वहाँ खड़े होके, बिकॉज आई हैव टू विजुअलाइज एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग एंड आई एम आस्किंग दो सेम पर्टिनेंट क्वेश्चंस। तो वो हिला देता है सर, हिला देता है वो, मतलब वो खून के पैच में खड़े होके कि, और कुछ है ही नहीं, एविडेंस के नाम पे इतना कुछ था ही नहीं, मिला ही नहीं उनको कुछ वहाँ पे ब्लास्ट साइट से। तो बस वो खून के बीच में खड़े होके उस पैच पे पूछना कि अच्छा कहाँ से आ रहे थे, कैसे आए होंगे। और प्रॉब्लम ये था कि वो साइट पूरा कंटेमिनेट हो चुका था। यस। ब्लास्ट के बाद सारे रिपोर्टर्स आ गए, सारे वर्कर्स आ गए, चीज़ों को उठाने लगे। इट वॉज एब्सोल्यूट केओस। नाइटमेयर फॉर फॉरेंसिक एक्सपर्ट। चंद्रू हु रैन द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, वो पता नहीं किस तरह से क्रैक किए, क्योंकि वो इमीडिएटली जो ब्लास्ट के बाद जो पिक्चर्स आप देखेंगे, यूर लाइक ये लोग कैसे, आई मीन लोग एक्टिवली ऐसा झुके हुए हैं, सामान उठा रहे हैं, चीज़ें उठा रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं। आई मीन इट वॉज दैट मेसी, जीनियस। बट एज दे वुड डू इट, नो सर, अगर ऐसा कुछ हो जाए करेक्ट, तो आपका रिएक्शन ही यही होगा। बट आज के तारीख में जिस तरह से सिक्योरिटी होता वो है, सिक्योरिटी तो सबसे पहले कॉर्डन करेगी। करेक्ट, प्रोसीजर्स होते हैं कि अगर ये होता है तो तब मैं तो ये कुछ प्रिज्यूम करके बोल रहा हूँ कि एक तो होता है कि मतलब कुछ मास शूटिंग हो गई, यू नो, आप भागे इधर। आई एग्री विद दैट। ब्लास्ट जब होता होगा सर, तो जो आपका दिमाग है, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी अच्छी तरह उससे काम ले सकते हैं, यू नो। तो फर्स्ट रिएक्शन वुड बी टू गो एंड, आई एग्री, बट उस टाइम पे उनका कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस था नहीं कि असैसिनेशन या ब्लास्ट ऐसा हो सके। एंड सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत अच्छी नहीं थी। ये जब मैंने अनीता प्रताप की बुक पढ़ी आइलैंड ऑफ ब्लड, तो बस कुछ कांस्टेबल, कुछ होमगार्ड, यू नो, बहुत ही मिनिमल प्रोफेशनल सिक्योरिटी नहीं हो। जैसे अभी इतने डिटेल्ड प्रोटोकॉल हैं, बिल्कुल वो नहीं था। इनफैक्ट अब तो विजुअली बहुत एडवांस है चीज़ें। अब मैगजीन्स में ऐसे वो रेखा चित्र टाइप के बना के एक्सप्लेन किया गया था कि ब्लास्ट कैसे हुआ होगा। करेक्ट। तो वो ऐसे झुकी तो वो एक ऐसा, फिर यहाँ बटन, तो वो कैसा होगा, बहुत। हाँ, वो झुकने पे बटन दबाया उसने जो भी। और ये असैसिनेशन के साथ हर जो फैक्ट प्ले आउट होता है आफ्टर द असैसिनेशन, जो ये 90 दिन में, नो वन कैन राइट अ बुक बीटिंग दैट, जो रियलिटी में हुआ था। इट्स ट्रूली द मोस्ट बिजार हेड स्क्रैचिंग थिंग दैट हैपेंड। मैं जब इससे जुड़ी किताबें पढ़ रहा था, आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक, और हमारे एक दोस्त आपके साथ इस प्रोडक्शन में थे, सुहरुद। अच्छा। So when he told me couple of years back कि हम लोग एक ऐसी सीरीज में, तो I was very excited। अच्छा ये होगा, इसमें ये भी है क्या, वो भी है क्या। And I was just imagining कि जब वो चेज चल रहा है, फाइनली दे आर क्लोजिंग ऑन शिवरासन, और जब वो कैप्सूल डालता होगा मुंह में, क्या करता होगा, तो किस तरह का वो बिल्डअप, क्योंकि वो भी बड़ी नई चीज़ थी। बहुत करेक्ट, दैट कैप्सूल थिंग। करेक्ट। और एंड व्हेन यू गेट टू नो कि इसका जो ड्रेस रिहर्सल हुआ था वो विश्वनाथ प्रताप सिंह पे हुआ था। इट्स चिलिंग ऑफ अनदर लेवल, कि सब कुछ डिट्टो वैसा है, बस बटन नहीं दबाई बस। और
जहाँ तक मैं जानता हूँ उसने बटन दबाने का एक्शन भी किया। हाँ, कि कितना मूवमेंट है, उस पर कितना ध्यान जा रहा है। करेक्ट। वाह। या कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को मारना है तो दूसरे एक्स प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के डिटेल, प्रॉक्सिमिटी, ये सब। हाँ, तो उनको फिर वहीं से ही समझ में आएगा ना कि इतना कुछ सिक्योरिटी का कुछ है नहीं। और शिवरासन को कन्विंस करना था प्रभाकरन को कि ही वुड पुल ऑफ सच अ प्लान। तो एक्चुअली उस रैली पे अगेन आई फॉरगेट हु, बट वो लोग फिल्म कर रहे थे और धानु ने ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया। सो ये टेप्स ऑब्वियसली किसी को देखने को नहीं मिला, पर दे टुक द टेप्स बैक टू प्रभाकरन टू प्रूव दिस इज हाउ वी विल एग्जीक्यूट, दिस इज हाउ वील एग्जीक्यूट। दे डिड अ शूट, नॉट फिजिकल शूट, पर अ फिल्म शूट कि एग्जीक्यूशन इस तरह से हो एट वीपी सिंह रैली। जब हम लोग इस तरह की इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं, कोई भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन, तब लगता है कि कैसे कि एक बड़ा छोटा सा क्लू, मतलब आई ऑफन वंडर कि कैमरा नहीं होता तो कुछ नहीं होता सर। तो मेरी एक इंजीनियर, मैं केमिकल इंजीनियर हुआ करता था, तो एक इंजीनियरिंग थियरी है कि फेट, पहले तो ये एंटायर जिस तरह से ये, और वो उसका जिक्र तो मैं शो में भी करता हूँ काफ़ी पॉइंट्स पे, कि लक प्लेड अ ह्यूज पार्ट इसको क्रैक करने में। पर वो मैंने डिपिक्ट किया ये एक्चुअल जो असैसिनेशन का रिक्रिएशन हम किए थे, कि टू गेट अ बेटर शॉट, कि लोग राजीव गांधी के चारों तरफ घेर लिए थे, तो उसको ठीक तरह से एंगल मिल नहीं रहा था एक्चुअल इवेंट का, तो उसने कैमरा को थोड़ा उठाया, एंड दैट वाज अबव द ब्लास्ट रेडियस। दैट वाज द ओनली रीजन। ओह बाप। अगर आप कैमरा इस तरह से शूट करते हो ना, इफ ही वाज लाइक दिस, नो इन्वेस्टिगेशन, जीरो क्लूज, परफेक्ट क्राइम। वो एक वो रिफ्लेक्स पे अच्छा सा शॉट लेने के लिए उसने कैमरा को थोड़ा ऊपर किया, बस इतना ही, और कैमरा बच गया ब्लास्ट में। और इस अपराध की भयावहता भी इसलिए और ज़्यादा स्थापित होती है क्योंकि फिर हम लोगों ने वो तस्वीरें देखी। करेक्ट। कि ये हैं, ये हत्यारे हैं, और मारने के पहले ऐसे थे। जो उसका कवर भी है द हंट का, नॉर्मल नॉन डिस्क्रिप्ट, चश्मा लगाए, भड़कीले से हरे लाल रंग के ढीले ढाले से सलवार सूट पहने, एक सिंपल सा आदमी, कहीं भी आपको दिख जाएगा एकदम रैक्सीन का झोला लिए हुए जा रहा है और छोटा सा झोला स्टैंडिंग थे। और वो जो एक जो खौफ की ठंडक होती है, जैसे वो हॉगवर्ट्स में दम पिशाच आते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपका खून ठंडा हो रहा है और जिंदगी में खुश रहने की कोई वजह नहीं बची है। So that was a very new thing for us while growing up कि अच्छा ये इन्होंने मारा है। करेक्ट। क्योंकि इंदिरा जी पे जिन्होंने गोली चलाई, वो बाद में आपने उनकी मगशॉट नुमा तस्वीरें देखी, कोई वैसा वो ट्रायल नहीं हुआ था। मुझे ये बताइए सर कि जब इस तरह का हम एक रियल इवेंट्स पे बेस्ड ड्रामा बनाते हैं, तब एक डर ये भी रहता होगा कि ये डॉक्यूमेंट्री जैसा ना हो जाए, कि बहुत ज़्यादा स्टिकिंग टू द फैक्ट और सब कुछ। वो बैलेंस कैसे रहता है, क्योंकि अंततः इट्स अ मास मीडियम। करेक्ट। ये दिस इज एब्सोल्युटली माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मुझे भी कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस था नहीं, पर जिस तरह से मैंने अप्रोच किया, इसको एक डॉक्यू ड्रामा के फील मुझे चाहिए था। पर जैसे आपने कहा मास मीडिया है, आई वांटेड टू मेक इट एक्साइटिंग। तो बस अपनी जो इंस्टिंक्ट्स है उसको लेकर के चला। अब जिस तरह से शो लैंड हुआ, उसके बाद पता चल रहा है कि जो पीपल एक्टिवली इस इन्वेस्टिगेशन पे इंटरेस्टेड नहीं भी थे, तो इट वाज एज एक्साइटिंग फॉर देम। सो दैट्स अ गुड थिंग। पर मुझे कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस था नहीं। बहुत सारे अच्छे शोज बने हैं, लाइक द लूमिंग टावर, इट वाज बेस्ड ऑन द 9/11 इंसिडेंट। तो वैसे पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस थे, पर जैसे मैंने कहा, जो इंडिया की रियलिटी थी उस समय, जो प्री कैपिटलाइजेशन
कैपिटलिज्म के विजुअल्स हैं इंडिया के उस टाइम से, इट फोर्स्ड मी टू गो दैट डॉक्यू फील. फुटेज भी कहीं रियल फुटेज भी यूज हुए हैं कहीं का, तो गांधी परिवार के रेफरेंस के लिए उन सब. करेक्ट. सो मैं इसको सेंसेशनलाइज करके बहुत ड्रामेटिक लाइटिंग ये कुछ नहीं किया. जो पहले सीन इनका इंट्रोडक्शन होता है वो ऑफिस में आने का नहीं, रात में उठ के आते हो. हाँ, राइट. व्हेन यू वॉच द न्यूज़, अगर आप उसकी भी लाइटिंग देखो तो इट इज़ फ्रॉम दैट पीरियड. और मुझे तो अपने खुद के घर के विजुअल रेफरेंसेस हैं वेयर देयर इज नो लाइटिंग सोर्स. एक ट्यूबलाइट चलता था. अगर आप ट्यूबलाइट को ऑन नहीं करते तो कमरे में लाइट था ही नहीं. और 100 वाट का बल्ब लगा देते, लगता था हंडा जला दिया है. 60 वाट में हाँ भाई एक बल्ब लगा. और उस समय होता था डीसी, एसी होता ही नहीं था, करंट डीसी करंट होता था बचपन में. जब आप थोड़े से पहले के जमाने, थोड़े पहले चले नहीं एसी था. आई थिंक मिक्स था, पूरा नहीं था कुछ, पूरे घर में नहीं होता था. हमारे कानपुर में आ गया था टाइम से. मैं थोड़ा पहले चला गया. एसी था पर 80s में हो सकता है कि रहा हो, मतलब एसी ही था. मतलब नहीं, यू कांट हैव डीसी करंट. वही तो ये ट्रेन में था डीसी. नहीं, बट घर में बात करते रहते थे कि मुझे ये याद है घर में बात हो रही थी कि ना अभी पहले डीसी होता था, अभी एसी आ गया. तो कुछ समझ में नहीं आया मुझे कब क्या डीसी एसी हो गया. डीसी इज बैटरी जनरेटेड. तो वो ट्रेन में और ये ना अपने नॉट फोन्स बट जो भी अपने ट्रांजिस्टर रेडियोस में वो सब जो बैटरीज के ये काट देना, मूर्ख लगूंगा मैं. क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में आती है वो सिर्फ एसी है. या यू कांट हैव. वही मुझे लगा कि इतनी बार झटके लगे हैं तो डीसी से आपने पहले भी इन्वेस्टिगेटर वाले रोल किए हैं, है ना? कहाँ किए हैं? एक तो सर, एक तो किया है मैंने काठमांडू कनेक्शन, मिर्ज़ापुर है, मतलब किए हैं. अभी एकदम भूल रहा हूँ मैं. मुझे तो ऐसा जब वापस से आया ना कि इन्वेस्टिगेटर, तो पहले ही आया कि इन्वेस्टिगेटर वाला रोल है कोई. मैंने कहा फिर कौन कर रहा है. फिर इनकी बात आई. मैंने कहा देखा जाएगा, कर रहा हूँ यार मैं. तो कुछ तो सुन रखा होगा आपने इनके बारे में. अरे सर, क्या मतलब, मजाक कर रहे हैं. मैं कितने सालों से मैंने इनके नंबर खोज के इनको मैसेज किए हुए हैं. क्या मैसेज किए थे? कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, कब कर पाऊंगा. वो आपका जवाब नहीं आया कभी. लेकिन आई हैड टू जंप एट द अपॉर्चुनिटी. आपके पास ऐसे कितने मैसेज आते हैं नागेश दिन में? नहीं, वैसे तो अगर आज के ज़माने में आप अगर सोशल मीडिया पे नहीं हो तो वो मैसेजेस ज़ीरो हो जाते हैं. और पिछले 7 साल से मैं ज़ीरो सोशल मीडिया प्रेजेंस. हाउ रिलीविंग एंड रिफ्रेशिंग. या इट्स अ ग्रेट लाइफ. किसी ने बताया माय लास्ट पोस्टिंग was an Instagram post wishing Kirti Suresh in June of 2019 is what I was told. So someday yeah, I'll do that. It's beautiful. Disconnect from the negative. मैं ये एकदम सही. मैं काफ़ी कम मतलब ऑपरेशन में हूँ सोशल मीडिया पे. है सब बहुत काफ़ी बोझ उतर जाता है. नहीं, अगर एक्टर्स के जो रिक्वेस्ट आते हैं, मैं 27 साल से फिल्में या शोज बना रहा हूँ. ये हैदराबाद ब्लूज से जोड़ें तो हैदराबाद ब्लूज से मैंने कभी भी एक एक्टर से चुप ऐसा कैजुअली मिला नहीं. उसका कोई मतलब नहीं है. अगर कास्टिंग हो जाती है, जिस तरह से अमित एंड आई मेट एंड वी हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन बिकॉज ही वाज ऑलरेडी कास्ट एज कार्तिकेयन इन माय हेड. तब मिलने में मज़ा आता है. जब एक्टर्स से आप कैजुअली मिलते हो तो इट इज़ जस्ट अ पॉइंटलेस लव फेस्ट बिकॉज वो उनके बेस्ट वर्जन को प्रेजेंट करेंगे. आप पोलाइटली बात करते हो, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते, बट उससे व्हाट इट ट्रांसलेट्स टू इज पॉइंट. सब कुछ बड़ा फेक और प्रेटेंशियस सा चल रहा हो. 100%.
क्योंकि पहले मीटिंग में आप क्या कर, जब अमित मुझसे मिले तो वो प्रेशर तो ऑफ था ना, अब तो हम काम करने वाले इम्प्रेस हैं, नहीं करना है। क्यों कुछ भी नहीं करना है। सो वी जस्ट मेट एज, मुझे समय भूल गया, मुझे पता था कि मैं यू आर नॉट श्योर, हाँ। किसी ने कन्वे नहीं किया नहीं, पर मुझे लगा कि मुझे इम्प्रेस करना है मुझे ज्यादा करनी। तो कैसे कैसे किया है? कुछ नहीं, हम लोग आई थिंक 1-2 लाइन काम के बारे में बात करोगी, बाकी फिर दुनिया में। कहाँ भाई अपलॉज के दफ्तर में मिले थे? नहीं, वहाँ हम लोग मिले थे सर इंडिगो में। इंडिगो जो पहले वाला ज्यादा बेटर था। यस, हाँ, वो वाला अच्छा नहीं था। ये भी बात हुई थी हमारी। एब्सोल्युटली, राइट फ्रॉम वॉकिंग पहले में चले जाओ भाई। तो हम लोग ऐसे ही मिले और हम लोग आई थिंक 1 घंटा 1.25 घंटा तक हम लोगों ने बहुत इधर उधर की बातें, दुनियादारी और क्या अच्छा है क्या बुरा है, ज़्यादा याद नहीं सर मुझे। लाइक्स डिसलाइक्स। या सो डू यू नो कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड एक्टर, इनकी और भी कुछ खासियतें हैं? ओह हैव यू एक्सप्लोर्ड हिम नहीं, ड्यूरिंग द शूट? नहीं, आई एम, जब मैं शूट करता हूँ तो आई एम लाइक शूट के बाद आई एम द वर्स्ट पर्सन। नहीं, मैं शूट के बाद आप मिल रहे हैं सर हम लोग। पैकअप बोलता हूँ एंड देन आई एम गॉन। यू डोंट मिक्स अप विद योर एक्टर टू मच टू हैंडल, सेट पे भी फिर बाद में भी। और काम से काम रखो बस। और ज़्यादा असलियत नहीं पता चलना चाहिए सर एक दूसरे की। टू रूइन अच्छा रहता है द सर। नेक्स्ट डेज शूट। एक डू यू बार हैव फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री? वेरी फ्यू। मेरे भी दोस्त तो कम ही हैं सर, बाकी जान पहचान है। ये चुनाव लड़ जाए अंधेरी से। दैट्स अ गुड वन। चूंकि आप ज्यादा मिक्सअप नहीं होते हैं तो मैं अमित की बाकी खूबियों के बारे में फिलहाल आपको नहीं बताऊंगा ऑन कैमरा। अनटिल मैं लीव खुद मिस्टर बता सियाल। दूंगा सर धीरे धीरे यार एक तो ना तो मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं, मेरा बार बार ध्यान जा रहा है। उतार देता हूँ सर। जो मैं आजकल हैरी पॉटर रिवाइज कर रहा हूँ, तो उसमें जो जादू मंत्री है मिस्टर फज, वो ऐसे ही मुझे पहनते थे। सर मुझे काफ़ी सालों से ना, कपड़े भले ही गलत हो जाएं, मुझे इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। मतलब आपको हम तोहफे में देना चाहें तो कुछ दिलचस्प मुझे। बिल्कुल दे सकते हैं सर, तरह तरह के उस पे, जैसे बिल्ली छपा हो, खरगोश छपा हो, बिल्लियां हैं तो 2 बिल्लियों वाले भी 2-3 मोजे हैं मेरे पास। ओह हाउ लवली। ये सब करता रहता हूँ, Very रंग बिरंगे interesting. चटकरे, तड़के वाले। आपके व्यक्तित्व की तरह। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ। आपसे जब भी मिलता हूँ ना खुश हो जाता हूँ कि मैं रंग बिरंगा हूँ। आप ही बोलते हैं सिर्फ। आप बहुत कमाल के इंसान हैं, बशर्ते आप खुल जाएं। आप खुल जाता हूँ तो दूसरी तीसरी में तो खुल जाता हूँ। आपसे अच्छा कौन जानेगा ये बात। चलिए, तो वील कम बैक टू दिस कन्वर्सेशन बिकॉज मुझे आपसे रिकमेंडेशंस भी लेनी है इन्वेस्टिगेटिव सीरीज के बारे में, फिल्मों के बारे में, बुक्स के बारे में, पर कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं। जी भाई साहब। सर अमित सर से क्वेश्चन है, लास्ट आपको केसरी 2 में देखा था, आप बहुत नहीं लास्ट तो फिर तुमने रेड 2 नहीं देखी यार। अरे उसने नहीं देखी। सर मैंने मैं नहीं आंसर करूंगा। रेड 2 देख के आप। अच्छा सॉरी, बोलो। ये रेड 2 के प्रमोशन के लिए नहीं आए हो, द हंट के प्रमोशन के लिए आए हो। हंट देखा? नहीं, हंट नहीं देखा। अबे हाँ पूछो भाई। सर केसरी 2 में आप बहुत कांस्टेंट थे कि आपको ब्रिटिश एम्पायर के लिए लड़ना है, बट ऑन द अनदर हैंड आपको एक साइड में अक्षय को इन करना था, फिर आउट करना था, फिर आपको अक्षय और अनन्या के साथ फाइट करना था, देन आपको माधवन को इन करना था, और फिर उनको कन्विंस करना था कि वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए फ़ाइट करें। सो अगर आप नहीं होते तो एक मूवी की नींव नहीं बनती। तो आप बताइए आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था ये रोल, क्योंकि बाकी साइड में मोस्टली लोग जो हैं वो इंडिया के लिए लड़ रहे थे, और उनके अंदर एक इंटरनल इमोशन था कि हम विक्टिम हैं, हमारे साथ गलत हुआ है, बट आपको अपने अंदर क्रिएशन करना था कि ब्रिटिश को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू? भाई देखो, छोटा सा रोल था पहले वो, फिर मेरे एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ की वजह से और मेरे सजेशंस की वजह से उन्होंने थोड़ा बड़ा कर दिया वो। ठीक है, तो इतना दिमाग लगाने वाला रोल था नहीं वो, जितना आपने एक्चुअली ज़्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है, उससे कम इंटेलिजेंट मेरा कैरेक्टर था। ठीक है, तो यार देखो, पुलिस वाला करने की और विलेन करने की मैं PhD कर चुका हूँ। ठीक है ना, तो विलेनस ही था, एक तरीके से नेगेटिव रोल ही था वो, और बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, बड़ा अच्छा उसको बनाया गया था।
तो कभी कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो लिखा है अगर आप प्रॉपरली वो पढ़ के समझ के कर दो तो उसमें काम हो जाता है मोस्टली, ठीक है। तो वो वैसे ही किया था जैसे बाकी सारी चीज़ें करता हूँ। हेलो सर, हाय। मेरा नाम आस्था है और मैंने आपका भी ट्रेलर देखा है द हंट, और मैंने डेट वगैरह भी आपका काफ़ी देख रखा है। सर, आपने इतने सारे मूवीज़ में काम किए हैं, आपका सबसे बेस्ट मतलब क्या था? बेस्ट सीन क्या था? हंट। हंट हंट। हंट नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये ऐसे काम ना किसी भी एक्टर के लिए बहुत कम आते हैं, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में, और बहुत स्पेशल होते हैं वो। क्यों? क्योंकि ये ट्रू इंसिडेंट है, रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं। मैंने कभी ये किया नहीं था लाइफ में, और मुझे वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो बहुत अच्छी लगी वो, कि मैं एक रियल इंसान के किरदार निभा रहा हूँ। एक ट्रू इंसिडेंट का के अंदर, दायरे के अंदर काम करना है, उसका एक बहुत ही एक अपना अलग चार्म होता है और चैलेंजिंग भी होता है वो। तो इसीलिए मैंने बोला हंट। ओके सर, आपने इतने सारे मूवीज़ एंड सीरीज़ किया है, आप एक छोटा सा यंगस्टर को क्या मतलब राय देना चाहोगे लाइफ में? आप एक्टिंग में करियर बनाना चाहती हैं मैम? नहीं। कि जनरली लाइफ में ना, हाँ। अच्छा, अब- युवाओं के प्रेरणा स्रोत हाँ। अमित सियाल वाह। नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी जिंदगी कैसे जिए? मुझे एक बड़े ही कमाल के इंसान और एक्टर रहे हैं, वो हमारे बीच में नहीं है अभी, इरफान भाई, ठीक है। वो मैं उनसे बड़ी फ्लीटिंगली मिला था एक दिन, एक किसी हाउस पार्टी में, और मैं बड़ा ऐसे बच्चे की तरह उनके बाद, मैं सर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, ये वो। तो वो अपने किसी धुन में थे कि एक्टर हो क्या? मैं कहा हाँ सर, लगे रहो। तो ये इससे बेस्ट एडवाइस नहीं हो सकती है, क्योंकि और क्या किसी को तुम ज्ञान दे सकते हो? आपको जो भी करना है लगे रहो। मैं अमित के एक्टिंग के बारे में कुछ कहना चाहता जी हूँ। प्लीज। ऑब्वियसली मैंने बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया है। एक जब सेट पे मैं डायरेक्ट करता हूँ तो एक बहुत ही डायनामिक एनवायरनमेंट होता है, प्रेशर कुकर सिचुएशन, टाइम एंड मनी, ऑल दैट नॉनसेंस। और इसको हम टोटली रियल लोकेशंस में शूट कर रहे थे, तो वेरी हॉट, स्वेटी, ये सब होता है। तो आपको उस वक्त लगता है कि हाँ मुझे सही परफॉर्मेंस मिल गया, और फिर आप आगे बढ़ते हो। जब आप एडिटिंग पे आते हो तो एज यू नो, एक कूल, काम, कलेक्टेड एसी एनवायरनमेंट में आप बैठे रहते हो, जिस तरह से आप डिसीजंस लेते हो, हाँ ये टेक सही है, गलत है, जो भी है। आई गिव अ कॉम्प्लीमेंट कि नसीरुद्दीन शाह को मैंने 3 दीवारें में डायरेक्ट की थी। उसके बाद पहली बार एक एक्टर ने मुझे एडिटिंग रूम में सरप्राइज़ किया। जो चीज़ें अमित कर रहा था ऑन सेट, वो जो नुएंसेस की हम बात करते हैं, वो मैं सिर्फ एडिटिंग रूम में पकड़ा, एंड आई वाज ब्लोन अवे। ये 2000 की बात है, 3 दीवारें, और फिर 2023 व्हेन आई वाज एडिटिंग इट। तो ये इट्स द हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन पे एन एक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि जब ज़्यादातर लोग ये कार्तिकेयन के रोल को देखेंगे तो यू विल बी लाइक, हाँ अमित ने काम अच्छा किया, एक सर्टेन रेंज में ऑपरेट करता है, पर यू रियलाइज कि वो सबसे डिफ़िकल्ट काम है। जब आपको ये सीन्स लिखे नहीं जाते कि ये ऐसा करो, यू नो, ड्रामेटिक लार्जर देन लाइफ। ड्रामा तो बहुत ईजी है, आप कोई भी कर लेगा, इसीलिए सबको लगता है कि हाँ मैं भी एक्टर बन सकता हूँ। दैट इज़ द ईजीएस्ट पार्ट। ये जो सटलिटी की हम बात करते हैं, वो रेंज जो बस लाइन इतना ही वाइड है, आपको इसी ट्रैक पे चलना है, एंड इट डज दैट टू एब्सोल्यूट परफेक्शन। दैट इज़ द वर्क ऑफ एक इनकमेंट, एक डायरेक्शन का वो देना चाहूँगा इस बात पे कि यू रिमेंबर दोज टाइम्स व्हेन यू यूज्ड टू कम एंड टेल मी कि देख अमित, हाँ अच्छा तो कर रहा है तू, लेकिन मुझे ना गोविंदा गोविंदा मोमेंट से सो आई मीन इट्स अ सीरीज, सो इट्स एपिसोडिक। तो जब आप एक हुक छोड़ते हो टू जंप इनटू द नेक्स्ट वन, तो कुछ चाहिए होता है उसमें ना, कि तो इनका बेस्ट डायरेक्शन पीस था वो कि अमित, दिस इज गुड बट सी आई एम दिस इज द एंड ऑफ द
series and I want a Govinda 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 moment. तो ऐसे वो कुछ जो सरकार में क्रिसेंटो बिल्ड होता है, गोविंदा गोविंदा correct. गोविंदा। तो इस तरीके से कर कुछ आप ही एक्सप्लेन कर दो सर क्या। सो एक सीन में एक हाई पॉइंट होता है, एक एपिसोड में भी जिस तरह से ये बता रहे हैं एक ड्रॉप होता है, हुक होता है, बट सीन में जब यू आर लुकिंग फॉर दैट मोमेंट जहाँ पे सो आई कॉल दैट अ गोविंदा गोविंदा मोमेंट, कि एक्टर को सही पॉइंट पे एक पॉज लेके ठक करके ड्रॉप करना है। तो जिस तरह से ये नेचुरल एक्टिंग कर रहे थे तो हम लाइक इट्स अ गुड टेक, पर ये वो गोविंदा गोविंदा मोमेंट है, तो आई नीड यू टू बिल्ड इट अप एंड देन ड्रॉप इट विद दैट पॉज। तो दैट्स व्हाट, सो यूजुअली आई यूज दैट व्हेन आई वांट दैट हाई पॉइंट इन अ बट सीन। व्हाट एन अमेजिंग वे टू डिस्क्राइब लाइक अ डायरेक्ट नो, मतलब एकदम समझ में आ गया मुझे आप क्या बोल रहे हो। अच्छा, अब जब आप खुद एक्टिंग कर रहे हैं, अरे गलती से हमने आपको पाताल लोक के सीजन 2 में देखा, अब आप जब एक्टर्स को ब्रीफ करते हैं एज अ डायरेक्टर, कुछ बदला है तरीका की लाइन भूल गए या ब्लॉकिंग ठीक नहीं की कुछ? बट ही इज अ ट्रेन्ड एक्टर फर्स्ट। आई नो दैट, पर अभी सीरीज कर रहे हैं और सीरीज डायरेक्ट कर रहे हैं, बताइए सर। तो नॉर्मली क्या होता है, आई नो दिस आंसर। जब मैं एक्टर्स के साथ काम करता हूँ इट्स माई मोस्ट एन्जॉयबल पार्ट। थोड़े डायरेक्टर्स ऐसा होते हैं कि कैमरा के स्टेजिंग पे ज़्यादा मज़ा लेते हैं कि कैमरा इस तरह से आएगा, फिर यहाँ पे पकड़ेगा, ये ऐसा जाएगा वैसा। मैं कैमरा को बहुत कम मूव करता हूँ। द मोस्ट एन्जॉयबल पार्ट फॉर मी इज़ द क्लोजअप। आई सी द वर्ल्ड इन क्लोजअप। सो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, तो एक्टिंग पे बहुत ध्यान देता हूँ। जब एक्टर्स खुद प्रिपेयर करके आते हैं आई फर्स्ट लिसन टू देम, पर एक ही बात से चिढ़ होती है जब एक्टर्स को लाइंस याद नहीं रहते। तो मैं लाउडली ये सेट पे काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि द ओनली थिंग एन एक्टर नीड्स टू डू इज़ रिमेंबर द लाइन्स। और मैं पाताल लोक के सेट पे गया एंड वेरी फर्स्ट सीन, सिंपल सीन, रिहर्सल्स काफ़ी हो गए और मैं एकदम सही था, और टेक पे बस आई स्टार्टेड फ्लबिंग लाइन्स। मैं लाइन पे लाइन भूलता गया एंड आई वाज लाइक यप, ये सारे एक्टर्स जिनको मैं 25 साल से डायरेक्ट करते आ रहा हूँ, ये सबका शाप है 100% कि साले तू आ कैमरे के आगे फिर तुझे पता चले। आई फ्लब्ड सो मेनी लाइन्स सो मेनी टाइम्स, इंपॉर्टेंट सीन्स, इसलिए मैं एक्टिंग बहुत कम करता हूँ। कर्स से याद आया, स्टेबिलिटी इज कर्स। एग्जैक्टली। प्लीज टेल अस द स्टोरी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम ऑफ द प्रोडक्शन हाउस, SIC। जब मैं अटलांटा में केमिकल इंजीनियर था, तो अपने वेकेशन डेज को लेकर के मैं फिल्म शूट्स या एड शूट्स पे एक्स्ट्रा के रोल में जाता था। वो बैकग्राउंड में सूटकेस पकड़ के चलना, ये सब काफ़ी बहुत सारे एड्स में मैं जा चुका हूँ। पर बेस्ट पार्ट जब एक्स्ट्रा का क्या होता है कि 12 आवर का शिफ्ट होता है, लिटरली आपका शॉट होता है 30 या 40 सेकेंड्स का, फिर आप 3 घंटे बैठे रहो, फिर दे कॉल यू बैक। उस टाइम पे यू कैन गो अराउंड एंड यू कैन लुक एट अदर डिपार्टमेंट्स। तो मुझे फिल्म मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं जाके कैमरामैन के पास खड़ा हो जाता था, फ्री था तो वो कुछ वाह, या ही वुड एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स, ये आप किस तरह से जिब मूव कर रहे हैं। तो एक बार मैं एक कैमरामैन को बस ऐसे ही पासिंग में बोला कि किसी दिन इफ़ आई पिक अप द करेज टू गेट रिड ऑफ दिस केमिकल इंजीनियरिंग थिंग, और मैं अपना अगर किस्मत से मैं फिल्म मेकर बन गया तो my production company will be stability is a curse. So I casually said this to a cameraman, I remember, on one shoot. कि किसी, और फिर that dream happened, तो I followed through.
अरे खूबसूरत दिखते हैं ना वो लोग जो अपना सपना जी रहे होते हैं. बहुत. Look at him, such childlike smile. It is. It's the greatest thing. It's the greatest thing. And he's always very with it and always excited, no, on set also, sir. Always. It's the greatest thing. It is the greatest I'm thing. living my dream, so I can imagine. And मुझे याद है मैं एक बहुत छोटा सा एड शूट कर रहा था. I forgot what sugars also. कुछ शुगर का एड था. And I was getting the supermarket only after they shut. 12 बजे से लेके रफली 5 AM तक. तो मैं 12 बजे पहुंचा. अरे बहुत ही छोटा सा एड है, दोस्त के लिए कर रहा था. एक एक्ट्रेस फ्लोरान और सेट पे सारे ऐसा 12 बजे की शिफ्ट थी तो हाफ ऑफ and I walk on and I'm like, I love this job. So that's me. Always. Stability is curse, Mr. Syal. Taxi, food truck. मैंने ना आप ये जो जहाँ पे जा रहे हो ना, मैंने याद है आपसे कल जब बात कर रहा था मैं, तो अभी बिकॉज नाउ वी स्टार्टेड मीटिंग अप अ लॉट मोर फ्रीक्वेंटली बिकॉज ऑफ द प्रमोशंस एंड एवरीथिंग. तो मैंने इनको बोला भी कि हम मे बी इंसान थोड़े अलग अलग हैं बट बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं. तो आप जो स्टेबिलिटी इज़ अ कर्स बोल रहे हो ना, मेरे लिए तो सर ये जो इनस्टेबिलिटी बोलते हैं ना, इनस्टेबिलिटी इज़ बेटर बिकॉज स्टेबिलिटी फॉर मी इज़ अ कर्स ओनली बिकॉज देन आई विल बिकम, वैसे ही मैं आलसी आदमी हूँ बहुत, उसके बाद तो भगवान ही जाने क्या करूँगा मैं. तो बिल्कुल सही चीज़ है सर ये, स्टेबिलिटी इज़ अ कर्स. यू शुड ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन, यू नो. और मैं प्रोजेक्ट्स भी इसी बेसिस पे चुनता हूँ, इंक्लूडिंग द हंट. If I've done it before, I'm not interested. You have to get out of your comfort zone. Only. I have to be terrified. हेलो सर, मेरा नाम मुस्कान है. मैं GKFTI में फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रही हूँ. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये द हंट बनाते वक्त आपको नागेश सर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और एज अ डायरेक्टर आप क्या क्या टिप्स देना चाहते हो जो मेरे को फॉलो करनी चाहिए. बताइए. 2023 में बन के तैयार हो गया था, 25 में रिलीज हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? किसी भी फील्ड के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फिल्म डायरेक्शन कोई यूनिक बात नहीं है. पर एक स्लोगन मैंने नाइकी से चुराया था 1996 में, और उसको बड़ा सा प्रिंट करके अपने वॉल पे लगा दिया ताकि मैं हर सुबह उठ के वो स्लोगन देखूं, और वो है जस्ट डू इट. इससे कोई बड़ा सीक्रेट नहीं. जैसे इरफान, एग्जैक्टली द सेम, एंड दैट्स व्हाट आई टेल एवरीवन. ये कुछ इसमें कुछ मैजिकल सीक्रेट ऐसा कुछ है नहीं. इसकी मेरी पत्नी ने मुझे, उनकी एक टी शर्ट है उनके पास जो मुझे बहुत पसंद आई, तो उन्होंने मुझे दे दी. उसमें नाइकी का वो लोगो है, उस लोगो के ऊपर एक पांडा सो रहा है और नीचे लिखा है यू डू इट. सर ये कहाँ मिलती है? मैं भी खरीदूंगा. I have one. So just do it, you do it. मैं आप लोग घर में घूम रहे हैं और मैं करूँगा आज ये माली भैया को आना है, ये होना है, बिजली का ये, तो वो ऐसे इशारा करती थी. मैं नहीं करूँगी, मेरी छुट्टी, मैं ऑफिस कर चुकी बाद में. बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है. जी, लास्ट क्वेश्चन. नागेश सर से मेरा एक सवाल था कि सर द हंट में आपका ऐसा मतलब कौन सा किरदार जो आपको मतलब आपका दिल छू लिया हो? ऐसा 3 परफॉर्मेंसेज ऐसे हैं जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है. एक तो इनका कार्तिकेयन, दूसरा अमित वर्मा जो साहिल वेद रोल निभा रहे हैं, और तीसरा शफीक मुस्तफ़ा जो शिवरासन प्ले करते हैं. ये 3 स्पेशल रोल्स हैं. बाकी के एक्टर्स सब टेरिफिक हैं, पर अगर आप सीरीज़ देखेंगे तो आप समझेंगे पूरी सीरीज़ इन तीनों पे चलती है. थैंक यू सर. Thank you. It was such a delight. Always, sir. Always. To meet you, Nagesh sir, and my dear fellow कानपुर वाला. मुझे ऐसा लगता है कि आप चूँकि मिक्सअप कम होते हैं and you prefer living in your own crafted world,
आप देखते पढ़ते खूब होंगे, तो आपने एक ये इन्वेस्टिगेटिव रियल लाइफ ड्रामा बेस्ड ये सीरीज़ बनाई है। इनफैक्ट सोनी लिव पे और भी मैं सोच रहा था बैठा बैठा यहाँ पे कि स्कैम, उनकी एक्सपर्टीज़ हो गई अभी सोनी लिव की कि असल घटनाओं को नए सिरे से लोगों को दिखाओ, चाहे वो तेल की स्कैम हो, अर्शद मेहता स्कैम हो या जिग्ना वोरा वाली केस हो। पर आपको कौन सी किताबें या सीरीज़ देख के लगा कि यार ये बहुत अच्छा बनाया है रियल इंसिडेंट पर? एक किताब है हेलहाउंड ऑन हिज ट्रेल बाय हैम्पटन साइड्स, और ये एक अनबिलीवेबली ग्रिपिंग अकाउंट ऑफ मार्टिन लूथर जूनियर किंग की असैसिनेशन पे है। इट इज़ फैंटास्टिक, लाइक कोई भी लडलम के थ्रिलर इसके पास आ ही नहीं सकते। इट्स दैट गुड। और सीरीज़ का जिक्र तो मैंने थोड़ी देर पहले भी की थी, वो है द लूमिंग टावर। 9/11 पे इतने सारे स्टोरीज़ हो चुके हैं, एक्सपोजेस, बुक्स एंड एवरीथिंग, and the series is based on a book, but the way it was executed, wow, just Jeff Daniels, Tahir Rahim, just top-notch acting. That gave me the confidence. The Looming Tower. The Looming Tower. You will definitely watch. Yeah, I can do something like this. You can take a real life. I mean, like I said, I wanted to put my own spin on it, but the confidence came after seeing The Looming Tower. Amit? So I think JFK is fantastic, starring Kevin Costner. Director कौन थे सर? Oliver Stone. Yeah. Oliver Stone, Kevin Costner, JFK. I think story-wise also, मतलब the space-wise also, it's very close to what The Hunt is. And बाकी थ्रिलर्स तो बहुत सारे हैं, मतलब ट्रू डिटेक्टिव भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा लगता है, बट आई डोंट थिंक इट्स fiction. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों ने इतना वक्त निकाला। द हंट, द राजीव गांधी असैसिनेशन केस, ये सोनी लिव पर सीरीज़ आ रही है। मैं आज देखने वाला हूँ, अभी मेरी कुछ देर में मुझे जहाज़ पकड़ना है, तो मैंने एपिसोड डाउनलोड कर लिए हैं। फैंटास्टिक। तो इसको देखा जाएगा। एज आई सेड, आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इट। मेरे जो सिनेमा एडिटर हैं गजेंद्र सिंह, उन्होंने कहा आप देख सकते हैं, अच्छी है। और हाँ, उनकी राय मेरे लिए बड़ी Got it. हाँ, उसकी वजह है भाई साहब की इतना सारा कंटेंट आ रहा है ना, और ये जितने लोग उस लेंस के पार हमारी दुनिया के लोग हैं, उन सबके साथ ये दिक्कत है कि यार, तो कोई अगर कायदे का आदमी कोई चीज़ बता दे, करेक्ट, जैसे मैंने अब ये लिख लिया कि द लूमिंग टावर मुझे देखनी है क्योंकि नागेश कुकनूर ने बड़े स्ट्रांगली रेकमेंड की है, राइट, तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ से। सो ऑल द बेस्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर्ज से दूर रहें, स्टेबिलिटी से दूर रहें, और दुनिया ऐसे ही तलाशते रहें, गुड एक्टर्स आपको मिलते रहें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको खींच के भगवान से ये ना कहना पड़े कि कोई विलेन का रोल ही दिला दो। ये बोला था सर मैंने एक बार ना। आई रिमेम्बर सर। खींच के बहुत गुस्से हो रहे हो, कोई विलेन का ही रोल दे दो। हीरो नहीं बना रहे, विलेन ही बना दो यार, ऐसा विलेन बनाया ऐसा। इनसाइड एज में विलेन बनाया गया। No way. I didn't know that. तो सोचते रहिए, मांगते रहिए दुआएं कायनात से, और उसके लिए ज़रूरी तैयारियां करती रहिए, क्योंकि पता नहीं कब किस क्षण प्रकृति तथास्तु कहने के मूड में हो। सिनेमा अड्डा में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।